ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वो मैं एड्रेस कर देता हूँ। अदरवाइज जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती ये है कि अगर एक इवेंट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी उसकी जो हैपनिंग है या उसके जो चांसेस हैं अगर होने के, वो पहले वाले इवेंट के या दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो सिंटैक्स यूज होता है वो पी ए ओवर बी है। ए ओवर बी से मुराद ये होता है कि आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आपके पास बी की प्रोबेबिलिटी पहले से मौजूद हो, यानी बी आपका पहले से हो चुका हो, तब आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। तो आपके पास फार्मूला होता है पी ए ओवर बी का फार्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़ीरो हो तो ये इनफिनाइट हो जाता है केस। इस केस में आपको ये साथ लिखना पड़ेगा कि ये तब कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करती है जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। ठीक है जी। अब लास्ट टाइम मैंने उसके एंड पे, क्लास के एंड पे आपको फार्मूला लिखवाया था कि अगर हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो वो कैसे निकलती है। उसमें आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों की प्रोबेबिलिटीज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर इसकी एग्जांपल हम देखें, two A's and two B's are arranged in order. All arrangements are equally likely given that the last letter in order is B. Find the probability that two A's are together. ठीक है, आपके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास है कि दो ए हैं, यानी स्मॉल ए दो दफ़ा है, सेम इस तरह से स्मॉल बी दो दफ़ा है। ये चार आपके पास लेटर्स हैं जिनको आपने अरेंज करना है। तो आपने इनकी सैम्पल स्पेस सबसे पहले लिखनी है, अरेंजमेंट की पॉसिबल कितनी आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती है। पहले वाली पॉसिबल अरेंजमेंट ये है कि दोनों ए इकट्ठे आ जाएं और दोनों बी इकट्ठे आ जाएं। तो पहले हमने दोनों ए लिखे, फिर हमने दोनों बी लिखे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि आपके पास इस तरह की डिफरेंट जितनी भी अरेंजमेंट्स थी वो आपने लिख के सैम्पल स्पेस बना दिया। सैम्पल स्पेस आप होपफुली आप बना सकते हैं। सैम्पल स्पेस आपने लिख लिया। पहले दो दफ़ा ए आया, फिर दो दफ़ा बी आया, फिर ए, फिर डबल बी आया और फिर ए आया, फिर पहले दो दफ़ा बी आ गया, फिर डबल ए आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सैम्पल स्पेस लिखते हैं। जब आपने सैम्पल स्पेस लिखी तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स आए वो 6 आ गए। अब हमारे पास जो पहली आपके पास इवेंट है उसमें क्या है कि आपके पास ए जो है वो टुगेदर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू एज आर टुगेदर। दो ए जो है वो आपके पास इकट्ठे आ रहे हैं। तो ए इवेंट आपके पास ये है कि ए जिसमें इकट्ठे आ रहे हैं, जैसे इसमें ये दोनों इकट्ठे हैं, इसके अलावा इसमें दोनों ए इकट्ठे हैं, फिर इसमें दो ए इकट्ठे हैं। तो ये आपके पास 3 आ गए ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ए आपके इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, ए बी बी, बी बी ए, इसी तरह से बी डबल ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा ए इवेंट का। और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके पास? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना चाहें तो 3/6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर बात करें, लेट बी बी द इवेंट दैट लास्ट लेटर इज बी। ठीक है जी, बी हमारे पास एक ऐसा इवेंट है जब आपके पास लास्ट लेटर बी हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। गिवन दैट द लास्ट लेटर इन ऑर्डर इज बी, तो जिसके लास्ट पे बी आ रहा है वो जब हम लिखते हैं तो वो भी 3 एलिमेंट्स बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया जी आपके पास
वो भी 3/6 आ गई, तो 1/2 इसकी आ गई, 1/2 इसकी आ गई। अब हमने निकालना है कि ये दोनों जब इकट्ठे, यानी इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है जब ये दोनों की हैपनिंग हो सके। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। पहले वाला एलिमेंट कॉमन है और ये तीसरे वाला एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया, हमारे पास आ गया जी 2। तो 2/6 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी जो कि 1/3 होती है। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जब बी पहले हो चुका हो। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको समझ लग जाएगी। 2 A's एंड 2 B's आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, उनको एक ऑर्डर में हमने find the probability that all the arrangements are equally likely given that the last letter in order is B। लास्ट लेटर जो ऑर्डर का हो वो बी हो, और उसके बाद आपके पास क्या हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 A's आर टुगेदर। एक तो आपने ये फिक्स कर दिया कि आपके पास जो इवेंट बी है उसमें लेटर 2 आ रहा एंड पे, और फिर आपने कहा कि जब हम ये फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या है कि 2 A's जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको पी ए ओवर बी लिखा है, यानी बी पहले हैपन हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी आपने उसी रिस्पेक्ट से निकालना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 1/3 एंड पी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास जो है इसकी प्रॉपर्टी निकल आएगी पी ए ओवर बी, वो आ जाती है आपके पास 2/3। ठीक है जी, तो ये है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका। आप इस एग्जाम्पल को देखें और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसकी अगर आपको समझ लगती है तो सर स्टेटमेंट की समझ लगी है। क्या स्टेटमेंट है बताएं। इन टॉसिंग कि 2 coins, दो कॉइन टॉस किए हैं, तो जो ठीक है, पहली कंडीशन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स गिवन दैट आर हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, मतलब कि हमें 2 हेड मतलब कि चाहिए जो ठीक है, हमारे फर्स्ट कॉइन पे आए, ठीक है, फर्स्ट कॉइन पे हेड आया हो। और दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने 2 हेड गिवन दैट एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कि एटलीस्ट 1 हेड आना लाजमी है, मतलब कि दोनों कॉइन्स पे। सर मैं बताऊँ, हाँ जी बताएं। सर इसमें ये कहा हुआ है कि आपके पास 2 कॉइन है, मतलब आप टॉस करते हैं तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी में तो एक इवेंट ये आता है कि आपके पास जो है दोनों हेड आने चाहिए, और एक इवेंट आपके पास ये आ रहा है कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में कि आपके पास एटलीस्ट जो फर्स्ट कॉइन है ना उसके ऊपर हेड है, सेकंड पे जो है कुछ भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। 2 इवेंट्स हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी यही कहा हुआ है कि आपके पास 2 तो हेड आएंगे, और जो सेकंड इवेंट है उसमें ये कहा हुआ है कि एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, हेड चाहे फर्स्ट पॉइंट पे है या चाहे सेकंड पॉइंट पे है। तो उस हिसाब से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी। ठीक है जी, इसको अगर हम ब्रेक करें बिल्कुल ठीक है, दोनों ने ठीक बात की है। इसको अगर हम ब्रेक करें तो 2 coins हैं जिनको हमने टॉस किया है। जब आप 2 coins को टॉस करते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनती है उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, या तो हेड हेड का कम्बिनेशन आ सकता है, या फिर हेड टेल का कम्बिनेशन आ सकता है, और चौथा जो एलिमेंट होता है वो दोनों टेल के कम्बिनेशन भी आ सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए स्पेस में 4। अब हम देखते हैं पहले वाले की कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू वैल्यूएट द प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यूएट करनी है किस चीज़ की, 2 हेड्स गिवन दैट, 2 हेड्स निकले गिवन दैट, जबकि ये हो चुका हो अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, कि पहले कॉइन के ऊपर हेड आ चुका हो, तो तब आप बताएं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 इवेंट्स आपको, अगर पहली कंडीशन को आप सेपरेट करते हैं तो 2 इवेंट्स बन गए। एक इवेंट है कि पहले कॉइन के ऊपर हेड आए, ये जो लास्ट वाला ये लाइनें लिखी हुई ना, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो पहले कॉइन के ऊपर हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है, या इसके कितने एलिमेंट होंगे पहले कॉइन के ऊपर हेड आए। एक तो ये एलिमेंट आएगा पहले वाला हेड हेड का, और दूसरा आएगा हेड और टेल का। तो ये आ गया हमारे पास 20 है। ठीक है जी, अब अगर हम ए की बात करें, ए ये कह रहा है कि 2 हेड्स आए, दोनों के ऊपर क्या है, हेड आए, तो ए इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, एच एच का इवेंट आ जाएगा, जिसमें आपके पास सिर्फ हेड का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि लेट ए बी द इवेंट दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट पॉइंट। इसने ए को पहले लिख दिया, जैसे मैंने अगर बी को वो कहा है, जो सेट मैंने बी बताया वो इसने ए की टर्म्स में लिख दिया।
तो ए सेट आपके पास आ जाता है, दोनों फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/4, दैट इज 1/2, एंड द सेकंड वन इज दैट बोथ आर हेड, तो बोथ हेड हो तो आपके पास 1/4 आती है प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास इंटरसेक्शन की अगर बात करें, हम इंटरसेक्शन क्यों निकालना होता है, क्योंकि हमने ये निकालना है कि आपके पास पहले वाले कोइन के ऊपर या सेकंड कोइन के ऊपर हेड आए, या इस तरह से बात कर लेंगे, आपके पास कंडीशन ये है कि दोनों के ऊपर हेड आए जबकि पहले के ऊपर हेड आ चुका हो, दोनों के ऊपर हेड आए जबकि पहले कोइन के ऊपर हेड आ चुका हो। ठीक है जी, ये इसकी कंडीशन है। तो आपने इसलिए इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन जब आप निकालते हैं तो वो भी 1/4 निकलती है। 1/4 इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपने पी बी ओवर ए निकालना है, तो वो आपके पास क्या होता है, पी ऑफ इंटरसेक्शन ए और ए बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, तो वो आपके पास क्या आएगी, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पी बी ऑफ ए आ जाएगी। सर इसमें हमने बी ओवर ए क्यों फाइंड किया? सॉरी, दोबारा बताइएगा। हमने इस क्वेश्चन में बी ओवर ए क्यों फाइंड किया? मतलब मुझे समझ नहीं लगी। हमने जस्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ना, तो इंटरसेक्शन के थ्रू हमने ऊपर निकाल दी, तो डिवीजन क्यों कर रहे हैं इसमें? बी ओवर ए क्यों फाइंड किया? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जी होती क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपका पहले एक इवेंट जो है वो अपेयर हो चुका हो, यानी वो हैपन हो चुका हो, और उसकी रिस्पेक्ट से आपने किसी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड आए जबकि पहले वाले के ऊपर हेड आ चुका हो। समझ रहे हैं, ये इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला होता है पी ए ओवर बी या पी बी ओवर ए, जो भी आप लिखना चाहें सेट की टर्म्स में, जो आप नॉमेनक्लेचर उसको देना चाहें वो आप इसको दे सकते हैं। ओके सर। हाँ जी जैन। सर मुझे इसकी ना थोड़ी सी भी मतलब कि इतनी समझ नहीं लगी ये कंडीशनल की, कि ये जो हम मतलब कि ये पी बी ओवर ए करने पहले पी ए ओवर बी कर रहे थे, ये मतलब कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें, आपने ना, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस क्वेश्चन में है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 हेड्स आए, गिवन दैट जबकि अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन के ऊपर हेड आ चुका हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको स्टेटमेंट की समझ लगी है? जी सर, इधर क्लियर हो गया इतना। अच्छा, अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी के 2 हेड आए। सर जी जी बताएं। सही, हमें पता कैसे चलेगा कि हम आवाज ब्रेक होगी, दोबारा बताइएगा। आवाज ब्रेक हो गई है, दोबारा बता दें, कैसे रिपीट कर। तो ये पूछ रही है हमें पता कैसे चलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जी मैं वही बता रहा हूँ। आप मतलब ये फार्मूला इस क्वेश्चन कब को लगना देखें। है? सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लें। इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट देयर आर 2 सर मैं कह हेड्स। रही हूँ हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कंडीशन लगनी है। जी जी मैं वही बता रहा हूँ। ये अनडिफाइन देखिए, होगा। हाँ जी, ये मैं वही बता रहा हूँ। आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। कैसे आइडिया होगा? इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स हमने टॉस किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की, ऑफ 2 हेड्स, के 2 हेड्स आए। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले ये पूछ लें, आगे वाला छोड़ दें। सिर्फ यहाँ तक कि 2 हेड्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। यहाँ तक समझ लगी? जी सर, यहाँ तक तो है। अच्छा जी। गिवन दैट, जबकि ऐसा हो चुका हो, गिवन दैट जबकि ऐसा हो चुका हो, जब इस तरह की स्टेटमेंट आएगी कि गिवन दैट आपको पहले ये कंडीशन पहले से जस्टिफाई की जा चुकी होगी, तो तब आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है। या क्रैमिंग के लिए आप ये समझ लें कि गिवन दैट का अगर वर्ड यूज हुआ हो या इससे रिलेटेड कोई इसका सिनोनिम यूज हुआ हो, तो तब आपके पास क्या होगी, कंडीशनल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी। गिवन दैट जबकि ऐसा हो चुका हो, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन के ऊपर हेड आ चुका है। ठीक है जी, इसलिए इसको कंडीशनल प्रॉपर्टी के मेरा तौर एक पर ट्रीट क्वेश्चन है करते हैं। जी जी बताएं। सर, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है पी ऑफ बी, यानी कि पी की प्रोबेबिलिटी जो है वो अनडिफाइन हो कंडीशन में। हाँ जी,
तो मतलब वो इसके साथ हम इस क्वेश्चन के साथ हम कितना रेलेवेंट करेंगे, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो हमें कह रहे हैं कि y में जो है वो अनडिफाइंड है, 0 वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन जो है वो अनडिफाइंड बता रही है हमें इन दोनों टर्म्स में, अनडिफाइंड की ना आपको क्योंकि ये तब दोनों होता तो है सिंपल बेटा, सिंपल आप अनडिफाइंड का ना मैं बता देता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लें इसके कॉन्सेप्ट को। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पता आपको कैसे लगेगा, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से एवेलुएट होती है। और फार्मूला आपको मैंने ऊपर बताया, फार्मूला में एक चीज़ थी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो। वो कैसे पता चलता है कि 0 के इक्वल है या नहीं है? देखिए ये जो सेकंड लिखा हुआ है ना, ये डिनोमिनेटर में आता है। ये जो गिवन दैट के आगे आपकी कंडीशन लिखी हुई है, ये आपके डिनोमिनेटर में आती है। जैसे यहाँ पे हमारा ए जो है वो, यानी सेट ए जो है वो आपके पास क्या है कि फर्स्ट कोइन के ऊपर हेड आए, तो सेट ए आपने, यानी ये जो दूसरे वाली स्टेटमेंट है वो आपने ए सेट की टर्म्स में लिखी। तो अगर ये 0 हो जाती है, इसका कोई एलिमेंट नहीं होता, तो तब आपका ये अनडिफाइंड बनेगा, अदरवाइज ये अनडिफाइंड नहीं बनेगा। अब बात करते हैं सिंपली इसको समझने की। आपके पास दो, इसको अगर आप इस स्टेटमेंट को ब्रेक करें तो दो चीज़ें बनती हैं। 2 हेड्स आए गिवन दैट हेड ऑन द फर्स्ट फिर वन। वो अच्छा जी, अब हमने किया क्या है, आप सिंपल 2 सेट्स बनेंगे। एक सेट आपके पास बनेगा जिसमें दोनों के ऊपर हेड आए, और एक सेट बनेगा जिसके अंदर आपके पास क्या हो, पहले वाले के ऊपर हेड आए। यहाँ तक क्लियर है? आप जुनैर और रोल नंबर 12 जो हैं ये बता दें, यहाँ तक क्लियर है? जी सर, कंडीशन की समझ आ जी गई सर, हो है, ये गया स्टेटमेंट की भी समझ अच्छा आ जी, गई है। अब हमारे पास 2 सेट हैं, आप इनको जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन आपने जब भी निकालना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्लैश या डिवाइडेड बाय इसकी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी। जो सेकंड वाली कंडीशन है उसकी रिस्पेक्ट से निकालना, और उसका फार्मूला ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जिसकी टर्म्स में आप प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। हम इसकी टर्म्स में निकाल रहे हैं कि हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट निकालना है, तो वो हमने सेट लिखा है ए, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है। आप अगर इसका नाम सेट बी लिख देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी सिंपली। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर, Yes, क्लियर sir. है। गिवन दैट के बाद जो आपके पास कंडीशन लिखी है उसकी रिस्पेक्ट से निकालनी होती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या होती है, डिवाइड होती है। अब जैसे फिर सेकंड कंडीशन की बात करें तो जुनैर मुझे बताएंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, कि 2 हेड्स आए गिवन दैट एट लीस्ट 1 हेड। बताएं। जी जुनैर हैं यहाँ पे या नहीं है? अच्छा, रोल नंबर 12 आप बताएं। जी सर। आप बताएं ये जो सेकंड कंडीशन है, सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। ये जो सेकंड कंडीशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स जी गिवन दैट एट लीस्ट 1 हेड, इसमें क्या क्या है? पहले 2 कंडीशन समझा देंगे सर, कौन इसके कौन। अंदर जो ए हमारा बनेगा, आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है, आपको शायद वो म्यूट का बटन प्रेस हो जाता है। तो इसके अंदर ये बताया हुआ है कि ना हमारे पास जो पॉइंट्स है उसमें एटलीस्ट एक हेड लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो सर इसके अंदर हमारे पास जो सैंपल स्पेस सिर्फ इसकी बनेगी वो बनेगी एच 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 टी एंड टी एच। ठीक है। नहीं, सैंपल स्पेस आपके पास जब आपने और 2 इसकी पॉइंट्स, नहीं सैंपल स्पेस जब आपने 2 पॉइंट टास्क किए हैं तो उसकी सैंपल स्पेस 4 ही आए, वो चेंज नहीं होगी। सर सैंपल मतलब स्पेस, कंडीशन की मैं बता रही हूँ जो इस अच्छा कंडीशन की बनेगी, मतलब जो हमारा ए सेट बनेगा, हाँ ए जी, ए सेट बनेगा जो ए इसकी। सेट बनेगा। सर ये उसमें इवेंट होता है। जी ए सेट जो बनेगा उसमें हमारे पास है एट लीस्ट 1 हेड। तो आपके पास 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें हेड आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें, पहले वाला जो एलिमेंट है इसमें हेड आ रहा है, सेकंड एलिमेंट जो है सैंपल स्पेस का उसमें हेड आ रहा है, और जो थर्ड है उसमें हेड आ रहा है। तो ये हमने सेट ए लिख लिया जो इस कंडीशन के ऊपर, सेकंड कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा है। अब हमने जो फर्स्ट कंडीशन है
वो क्या आएगी बताएं जी, रोल नंबर 12। सर इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन हेड हमारे पास होना चाहिए। तो इसका जो 20 है जो बनेगा उसका ना HT and TH आएगा। नहीं, दोबारा देखें, टू हेड्स आए ना। पहले वाली कंडीशन जैसे हमने ए आपका सेट लिखा कि आपके पास है जी एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, उसके 3 एलिमेंट्स हैं सर वो आप हमने फर्स्ट लिखे। वाली की बात कर रहे हैं? सर आप फर्स्ट वाली की बात कर रहे हैं? जी जी फर्स्ट वाली कंडीशन। जी 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 सर मैं नीचे वाली को कह रही हूँ। सर फर्स्ट जी। वाली के अंदर है कि 2 हेड्स हैं और जो हेड है वो एटलीस्ट फर्स्ट वाले पे आना चाहिए। तो इसके अंदर सिर्फ 2, इसका जो सेट बनेगा इसके अंदर 2 आएंगी। इसके अंदर HH and HT आएगा। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है ना, सेकंड क्वेश्चन उसके अंदर है 2 प्रोबेबिलिटीज। एक प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन हेड आए, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, ये जो गिवन दैट एटलीस्ट वन हेड, एक ये प्रोबेबिलिटी है। और ये प्रोबेबिलिटी जब जी सर। अपेयर हो चुकी हो तो आपने वैल्यूएट करना है क्या, कि 2 हेड्स आए। तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जी वो आपके सर। पास कितने सेट्स बनेंगे, 2 हेड्स आते हैं, एलिमेंट कितने होंगे उस सेट के, 2 हेड आए। एक ही दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास 2 हेड आए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसने बी सेट में लिखा हुआ है कि हेड हेड आए, तो ये आपके पास बी सेट बनता है। सी में आपके पास 3 एलिमेंट आते हैं, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और बी जो है वो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास निकला है कि 1/4। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय आपने क्या करनी है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है, तो 1/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सर ए आ जाती है। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्यों फाइंड किया? वो तो ऊपर हमने फाइंड कर ली थी ना। इस 2 कंडीशन अलग में अलग तो कंडीशन। ए फाइंड। नहीं, इसको पढ़े हैं, आपको फिर समझ लगेगी, ये सेकंड वाले को पढ़े। नहीं, मैंने ये कहा कि इसमें ए का तो हमारा नहीं है ना काम। क्वेश्चन ए पढ़े वाली हैं पहले कंडीशन आप, तो ऊपर क्वेश्चन, थी। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ के मुझे सुनाए फिर मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि टू सेकंड, हेड्स हो। सेकंड वाला बताए ना, सेकंड ये जो, में हाँ जी, ये सेकंड जो लिखा टू हुआ है, हेड्स हो। द टू प्रोबेबिलिटी हेड्स ऑफ हो 2 लेकिन हेड्स। एटलीस्ट हाँ जी बताएं। गिवन दैट एटलीस्ट टू हेड्स के मतलब या टू हेड्स हो या फिर हमारा जो सेट है उसमें एक हेड या मैक्सिमम नहीं है, फर्स्ट पे भी आ सकता है या second नहीं पे है, भी आ इसमें सकता है। या नहीं है। या के साथ आपके पास इधर या और आएगा, वो वर्ड यूज नहीं हुआ। या वाला नहीं है, या वाला होगा यूनियन का, जो इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था। जी, वहां पे या आएगा तो यहाँ ठीक है, पे इसमें एंड या यूज नहीं है, करेंगे। इसमें एंड भी नहीं है। इसमें देखिए, इसमें गिवन दैट यूज हुआ है। जब आपका गिवन दैट यूज होगा तो तब आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। अगर सिर्फ एंड यूज होगा तो तब इंटरसेक्शन यूज होगा। ओके सर। ठीक है जी, और लेकिन किसी एक का ही कोई कंडीशन क्वेश्चन? क्यों फाइंड की? जी, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो हमने फर्स्ट में फाइंड की थी ना, सेकंड में क्यों फाइंड कर रहे हैं? सेकंड में तो बी और सी है जस्ट पहले वाले की सेक्शन में। कंडीशन और है, पहले वाले को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि 2 हेड आए जबकि ए के ऊपर हेड आ रहा हो। ठीक है जी, दूसरे वाला ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी आपके पास 2 ही प्रोबेबिलिटीज गिवन है और आपने एक की प्रोबेबिलिटी दूसरी रिस्पेक्ट से निकालनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स गिवन दैट एट लीस्ट 1 हेड। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही और है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही और है जिसको हम पहले एवेलुएट कर चुके हैं। सर आ गई है सर समझ। लेकिन बुक में वो ए और बी फाइंड किया हुआ है ना, लेकिन ये तो सी और सर बी की उनके कंडीशन कहने का ये नहीं समझ मतलब, आ रही। सर उनके कहने का मतलब है कि उधर हम सी डिफाइन कर रहे हैं और बी, तो वो बी और सी के रिस्पेक्ट से आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये जो यहाँ पे उधर एरर पी है ना, ओवर ए हाँ आ जी, रहा है जी, बी और सी होगा बस, पी ओवर ए बी जी, और पी सी ए। होगा। ठीक है, सर ये तो कोई इशू नहीं है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं किसी भी इवेंट को। हाँ जी, कोई भी इवेंट का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे तो ये एरर है ना कि हमने बी और सी फाइंड यूज किया हुआ है।
आप इसको तो चलने दें। उसी के अकॉर्डिंग नीचे से भी सेम वैसे ही फाइंड किया हुआ है। अगर जी, गौर से देखो तो पहली कंडीशन को हम आप बी इसको बोल देखें। सकते हैं, दोनों हाँ में जी, हेड आए तो। इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो यहाँ पे है, उसको आप देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपने निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका यह है कि बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, डिवाइड आप करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने निकाली है, वो हमारे पास आई है जी 3/4। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई है आपके पास 1/4। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, बी और सी का इंटरसेक्शन, तो वो आपके पास कितना आता है? वो आपके पास आता है 1। तो 1/4 वो आ जाएगा। तो 1/4 आ गया यहाँ पे, और 3/4 यहाँ पे आ रही थी, तो 1/3 आ गई ये यहाँ तक। ठीक है जी। ये जो बी विद रिस्पेक्ट टू ए किया हुआ है ना, ये आपके पास पहले वाली कंडीशन को मीट करने के लिए किया हुआ है, ये करने की ज़रूरत नहीं, ये करें बस, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? सर ये जो आखिरी ठीक है। स्टेप है सर इसका, सर ये इसकी समझ नहीं लगी सर, कैसे किया है सर ये? मतलब कि बी बी ओवर बी इंटरसेक्शन सी ओवर जो अच्छा, एन ओवर एन ओवर इसका फार्मूला होता है पी बी ओवर सी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे हो उसी से उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। पी बी इंटरसेक्शन सी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे जो दो यहाँ पे लिखे हैं उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय पी सी। ठीक है जी। जो यहाँ पे ओके होगा सर। उसकी प्रोबेबिलिटी से आपने डिवाइड कर। तो प्रोबेबिलिटी आपने सी, आप अपना माइक ऑफ करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपने अलग निकालनी है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये बी इंटरसेक्शन सी निकाला है और फिर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। यहाँ तक क्लियर है जी? अब यस सर। अब हमारे पास एग्जांपल है 6.17। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है और बी भी गिवन है, आपने वैल्यूएट नहीं करनी। ठीक है जी। ए बी गिवन है आपको, बी भी गिवन है, तो आपने वैल्यूएट क्या करना है? आपने वैल्यूएट करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए ओवर बी, पी बी ओवर ए, पी ए यूनियन बी, पी ए ऊपर क्या है आपके पास? एडजॉइंट इंटरसेक्शन बी एडजॉइंट। ठीक है जी। या इन्वर्स की बात कर लें। ठीक है जी, कि ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है, उसकी इंटरसेक्शन लेना है, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस तरह से पी ए इंटरसेक्शन पी ए का इन्वर्स डिवाइडेड बाय बी का इन्वर्स। तो पहले वाली प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगी? रोल नंबर मुझे बताएंगे जी। अब रोल नंबर 1 बताएं जी। जी सर। कैसे निकलेगी पी ए इंटरसेक्शन बी? सिंपल, सर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने मल्टीप्लाई करना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकल आता है। यस ठीक है सर। जी। वो आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये याद रखिएगा कि ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, और यही प्रोबेबिलिटी आगे यूज होगी। कहाँ पे यूज होगी आप बताएं जी? ये जो सेकंड वाला है पी ए ओवर बी, पी ए ओवर बी बताएंगे जी रोल नंबर 3। बताएं कैसे निकले? सर पी ए माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नहीं, ये वाली प्रोबेबिलिटी। यस सर, इसी की बात कर रहा हूँ। ए डिवाइडेड बाय बी सर, ए डिवाइड माइनस हो जाएगा सर, इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई, यूनियन में प्लस और ए डिवाइड में सर माइनस। ये कहाँ से सीखा? माइनस हो जाता है। सर जी सीखा तो नहीं, शायद गलती होगी। क्या फार्मूला होता है ए ओवर बी का? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना हो क्या फार्मूला? सर शायद याद भूल गया सर, इसका तो ये पता है ऊपर सर। देखें एग्जाम्पल के बिल्कुल ऊपर क्या लिखा हुआ है? यस सर।
सर यही पॉइंट मैं पहले पूछा, इसीलिए मेरा ये क्लियर नहीं था शायद, इसीलिए नहीं पता चला। आप देखें ये फार्मूला पढ़े हैं यस सर पता चल गया बी। यस सर ये पता होगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी बिल्कुल सही। अब आपके पास म्यूट कर रहे हैं। अब आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी आपने पहले वाले पार्ट में निकाला और उसी को आप यूज़ कर रहे हैं सेकंड पार्ट को एवेलुएट करने के लिए, जिसका फार्मूला आपके पास बनता है, अगर आप पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी निकालना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी आप निकालना चाहें तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of A intersection B डिवाइडेड बाय आपने क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको गिवन है ऑलरेडी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपने ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें से निकाली है। वो कैसे निकलती है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहले वाली यानी न्यूमिनेटर निकल आएगा और डिनोमिनेटर आपके पास फ्रैक्शन का कैसे निकलेगा, वो आपके पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैपेंड यानी ए ओवर बी आपके पास आ गया। रोल नंबर 4 आप बताएं जी, चौथा पार्ट इसका कैसे होगा, तीसरा पार्ट बी ओवर ए कैसे निकलेगा। सर बी के सेम होगा सर, जैसे वहाँ पे ए था यहाँ पे पहले बी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बताएं पूरा, मुझे लिखवाएं मैं लिखता हूँ। बी ओवर है ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब बताएं यहाँ पे क्या आएगा। सर ए की जगह बी आ जाएगा। पी इंटरसेक्शन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन विद ए आ जाएगा। ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, बी। ए आ जाएगा सर, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसमें आपके पास ए और बी का जो इंटरसेक्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, सिर्फ आपने डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ, तो आपके पास बी ओवर ए की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। अच्छा जी, रोल नंबर है 6, पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला लिख। पी ए यूनियन बी सर। हाँ जी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला मतलब कैसे निकलेगा बता दो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से और उसमें से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है जी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को सर। ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास क्या आ गया जी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ गई, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस करेंगे ए ओवर बी, यानी ए ओवर बी नहीं सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। अब अगर बात की जाए आपके पास ए का इन्वर्स निकालने की, तो रोल नंबर 7 आप बताएं कैसे निकलेगा। सर ए का इन्वर्स 1 माइनस ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन्वर्स अगर आप निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन्वर्स, मैं वही पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का इन्वर्स आपने निकालनी है, यानी इन्वर्स ऑफ ए ये आपने एवेलुएट करनी है। क्यों, क्योंकि आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन्वर्स इंटरसेक्शन बी करना चाह रहे हैं, या आप इस तरह से बात करें कि ए इन्वर्स इंटरसेक्शन बी इन्वर्स आप करना चाह रहे हैं, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, इसका फार्मूला क्या होगा पहले ये लिखना। सर पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ना। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ तो ए नहीं है, यहाँ पे ए इन्वर्स है और बी भी इन्वर्स है, तो क्या होगा सर फिर
हमने क्या कहते हैं पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे फाइंड ए की, तो फिर उसके अंदर से 1 माइनस ए कर देंगे ठीक है और जी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनवर्स आ जाएगी। ये मैंने बताया था कि अगर आपके पास फिर प्रोबेबिलिटी किसी सेट की गिवन हो तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 में से अगर उसको माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस आ जाएगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस सॉरी बी इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है जी, ए इनवर्स और बी इनवर्स की प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ जाती हैं। ऐसे ही यस सर। आप बताएं, फार्मूला बताएं फिर क्या बनेगा। सर प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ इनवर्स ए यानी जो आपने अभी निकाली है, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या प्लस करते हैं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी इनवर्स ऑफ बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ बी। बी। और ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी आपने कैसे निकालनी होती है? इनवर्स प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनवर्स ए, 1 सॉरी ए दैट इज इक्वल टू, बताएं, 1 माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेम इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी बी इनवर्स भी निकाल लेंगे, उसमें भी 1 माइनस पी बी हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हमने ए ओवर बी निकालनी, ए इनवर्स ओवर बी इनवर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो रोल नंबर 9 आप बताएंगे। तो पहले बी और इनटू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। ऊंची बोले, ऊंची यार, माइक करीब कर लें, अपनी हैंड फ्री लगाई है तो उसको करीब कर लें, अदरवाइज मोबाइल करीब करके बोलें। सर पहले चौथा पार्ट का ना, छठा पार्ट का ना सर, छठा पार्ट फार्मूला लिखें, बी इनटू कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताएं इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दोबारा बताएं। बी इनटू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए कंप्लीमेंट, ठीक है जी। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट आ गया, और सर नीचे फिर बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट। ठीक है जी। और ये निकलेंगे कैसे? इससे पिछले वाला जो पार्ट है उसमें आपने इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो हाईलाइटेड है ये आपने अभी एवेलुएट किया, और जो आपके पास बी का कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है या इन्वर्स ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी आपने इससे पहले एवेलुएट की। 1 मिनट से आपने क्या करना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास नोन आ गई तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नीचे सॉल्व की हुई है ये एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज बेसिकली इक्वल टू दिस वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3. We have to find probability of A intersection B. We are going to multiply the probability of A with probability of B. That would lead towards probability of A intersection B. Then we have A over B probability हमने निकालनी है, वो A intersection B की जो probability निकली है उसको डिवाइड कर देना है probability of B के साथ। अगर B over A निकालना चाहें तो A intersection B वैसे ही रहता है और probability of A के साथ डिवाइड कर देते हैं आप। यूनियन का फार्मूला जैसे बताया था वो P of A plus P of B माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। और अगर प्रोबेबिलिटी में आप इन्वर्सेस को फाइंड करना चाहें तो आपके पास दो अप्रोचेज हैं। एक क्या क्या आप सारे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ जाएगा इन्वर्स की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और अगर आप पी ऑफ बी के ऊपर जो डैश है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो वो आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच जो इसके साथ इसने अटैम्प्ट की हुई है वो भी आपके पास निकल आएगी। फार्मूला अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो बनता वही है। तो ये फार्मूला सेम इस तरह से आपके पास जो 6th पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर बार डिवाइडेड बाय बी के ऊपर बार वो आप एवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 6.18 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट। एक टारगेट है उसके ऊपर 3 मिसाइल्स जो हैं वो आप फायर कर रहे हैं। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग the target are 0.4
पहले मिजल की प्रोबेबिलिटी है टारगेट को हिट करने की 0.4, दूसरे मिजल की प्रॉपर्टी है 0.5 और तीसरे की है प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.6। एंड इफ द मिजल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, तीनों अलग अलग फायर की गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 मिजल्स हिट द टारगेट, आपके पास 2 मिजल्स जो हैं वो टारगेट को हिट करें, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। अगर हम इनको नाम दें मिजल ए, बी और सी, तो पी ऑफ ए आपके पास 0.4 है, पी ऑफ बी आपके पास 0.5 है, पी ऑफ सी आपके पास 0.6 है। ठीक है जी, ये हमने निकाल दिया। अब ये है प्रोबेबिलिटी इनके टारगेट को हिट करने की। अगर आप इसकी मिसिंग की बात करें कि इसको मिस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो 1 में से माइनस कर देंगे, 0.6 आ गई, सेम इस तरह से 0.5 आ गई, 0.4 आ गई। ठीक है जी, ये इसकी मिसिंग की आ गई। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर रही है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आप कर रहे हैं इस चीज़ को कंप्लीमेंट इसका जो है वो निकालने के लिए। लेट डी बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट। अगर आपके पास ये इवेंट हो कि आपके पास 2 जो हैं वो एटलीस्ट हिट करें, तो वो कैसे निकलेगा? अगर 2 हिट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है आप बताएं, तीसरा हिट करेगा या नहीं करेगा? रोल नंबर 10 बताएं। नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो 2 की प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी पड़ेगी जो हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है, यानी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास 0.4, 0.5 और 0.6 रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपके पास। इनमें से 2 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि हिट करेगा, वो पॉजिटिव आ जाएगी, और तीसरे की कम्प्लीमेंट्री वाली आएगी। ऐसा ही है या नहीं? यस सर। ऐसा ही है। तो आप इंटरसेक्शन बेसिकली निकालना चाह रहे हैं किस चीज़ का? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, क्योंकि तीसरा हिट नहीं कर रहा होगा। प्लस एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए और सी हिट करें और बी हिट ना करें, तो इसमें बी के ऊपर कम्प्लीमेंट आ गया। फिर है कि जी आपके पास बी और सी हिट करें, ए हिट ना करें, तो ये कम्प्लीमेंट आ गया। तीसरा ये है कि आपके पास तीनों के तीनों जो हैं उनके हिट करने के चांसेस आप एवेलुएट कर लें, उनमें से जो हिट नहीं करेगा वो साइड पे चला जाएगा। सही है। तो इन चारों प्रोबेबिलिटीज को आपने प्लस किया तो आपके पास डी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई कि एटलीस्ट 2 करें। ये जो लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी है ये एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है, यानी आपके पास तीनों के तीनों भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों अगर स्ट्राइक करते हैं तो आपके पास जो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या आप ये कह लेंगे पी ऑफ ए, बी और सी की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। एटलीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, ये इसलिए यूज़ हुआ। यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए। अगर एटलीस्ट का वर्ड ना यूज़ होता और ये होता है कि फॉर श्योर आपके पास 2 ही हिट करें, तीसरे हिट होने के चांसेस ना होते, तो आपकी ये वाला एलिमेंट नहीं आना था। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम। ठीक है जी, क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है इस एग्जांपल से रिलेटेड तो पूछ लें। ये बताएं सर, इसमें जो है वो डिफाइन भी किया हो सकते हैं कि इतने भी हिट करेंगे, या लिमिट भी हो सकती है? नहीं, इसमें क्वेश्चन में आप पढ़े ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट। एक टारगेट है, उसके ऊपर 3 मिसाइल्स आप फायर कर रहे हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर, अगर प्रोबेबिलिटी हर एक की प्रोबेबिलिटी उस टारगेट को हिट करने की गिवन है 0.4, 0.5 और 0.6, तीनों में से तीनों मिसाइल्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो उस टारगेट को वो स्ट्राइक करें। ठीक है जी, यहाँ तक समझ लगी आपको? जी सर। उसके बाद है इफ द मिसाइल्स आर हिट आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, कि आप इंडिपेंडेंटली उसको फायर करें तीनों के तीनों को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 मिसाइल्स हिट द टारगेट, ये 2 एटलीस्ट यानी 3 में से कम 2 जो हैं वो आपके पास उस टारगेट को हिट करें। 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 से ज्यादा कितने हैं? 3 सर। बताएं। 3। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों हिट करें, और एटलीस्ट आपने ये निकालनी है कि 2 हिट करें। जब आपके 2 हिट कर रहे हैं तो तीसरा क्या करेगा? टारगेट को मिस करेगा। उनकी ये 3 आपके पास बनती हैं केसेस, वो आपने लिख लिए। ये पहले वाला केस है जब आपका सी टारगेट को हिट नहीं कर रहा, दूसरे वाला केस है जब आपके पास बी टारगेट को हिट नहीं कर रहा, तीसरा केस है जब आपके पास पहले वाला हिट नहीं कर रहा टारगेट, और चौथी प्रोबेबिलिटी क्या है कि तीनों के तीनों हिट करें। तो ये आपके पास सारे की सारी वैल्यूएटेड है
आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई और प्लस करना है तो आपके पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछें। जी बताइएगा। नो सर। ठीक है जी, अब एग्जांपल है 6.19 और इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज है और क्विज होगा इसी कल आपका 6 जो चैप्टर है पूरे का क्विज होगा कल आपका। ऑनलाइन क्विज होगा LMS के ऊपर, एक्टिव हो जाएगा। आपने ऑप्शंस चूज करनी है, हल करने वाला क्विज नहीं है। ठीक है, तो आप तैयारी करके दीजिएगा। इस दफ़ा अगर किसी के नंबर कम आए तो अच्छा नहीं हो, ये जहन में रखिएगा। अब पर्स कंटेन्स 2 सिल्वर सर कितने बजे होगा? ये मैं टाइम बता दूंगा। अ पर्स कंटेन्स 2 सिल्वर, पहले ये एग्जांपल समझें। अ पर्स कंटेन्स 2 सिल्वर 4 कॉपर एंड अ सेकंड पर्स कंटेन्स 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन। 2 पर्स हैं हमारे पास, एक के अंदर है 2 सिल्वर के कॉइन और 4 कॉपर के कॉइन। ठीक है जी। दूसरा जो पर्स है उसके अंदर आपके पास 4 सिल्वर के कॉइन हैं और 3 आपके पास कॉपर के कॉइन हैं। यहाँ तक आपको समझ लगी है क्वेश्चन की? किसी को अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो पूछ लें। 2 पर्स हैं, पहले वाले पर्स में आपके पास टोटल कॉइन्स हैं 6 और उनमें से 2 सिल्वर के हैं, 4 कॉपर के हैं। दूसरे वाले पर्स में आपके पास हैं जी 7 कॉइन टोटल, उनमें से 4 सिल्वर के हैं और 3 कॉपर के हैं। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं लगी तो आप पूछ लें। सर आ गया। इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आप रैंडमली कोई एक कॉइन सिलेक्ट करें फ्रॉम वन ऑफ द पर्सेस, दोनों में से किसी एक पर्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सिल्वर कॉइन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कॉपर कॉइन। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सिल्वर कॉइन निकले, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कॉपर का कॉइन निकले। 2 अलग अलग इवेंट्स हैं। ठीक है जी। पर्स 1 की कंडीशन लिखी हुई है, पर्स 2 की कंडीशन लिखी हुई है। अब आपने जब चूज करना है रैंडम इवेंट के लिए तो आपके पास 2 पर्स हैं, तो दोनों में से किसी एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रोल नंबर 11 बताएं जी। 2 पर्स हैं, दोनों में से किसी एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रोल नंबर 11 यहाँ पे हैं या नहीं है? यस सर। कैसे सर जी? क्या है क्वेश्चन बताएं पहले। सर क्वेश्चन सर ये 2 पर्स दिए गए हैं, इनमें से पहले में सिल्वर कॉइन 2 हैं और दूसरे में कॉपर हैं, सिल्वर की 4 हैं। फिर पर्स 1 में कॉपर की 4 हैं, फिर सिल्वर की, फिर कॉपर की 3 हैं। टोटल 1 की 6 हो गई, पर्स 1 की, पर्स 2 की 7 हो गई। अब आपने सर, मुझे आगे ये क्या बताना बताना है कि अब आपने मुझे ये बताना है कि आपके पास है टोटल 2 पर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द पर्स, दोनों में से किसी एक पर्स को आप चूज करना चाह रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्स 1 सिलेक्ट हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्स 2 सिलेक्ट हो? 1/2 है। 1/2। क्यों? क्यों 1/2 क्यों आई? 1/3 क्यों नहीं आई? ये पता नहीं। कितने हैं नंबर ऑफ पर्स टोटल कितने हैं? पहले में 6 हैं सर। काके पर्स कितने हैं? पर्स 2 हैं। 2 हैं। 2 उनमें से पर्स हैं, उनमें से किसी एक, हाँ आपने ये बताना है जी, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। हाँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? 1/2 आएगी। 1/2 आएगी एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास टोटल 2 हैं। यस सर। आपने सबसे पहले उन 2 में से किसी एक पर्स को चूज करना है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी 1/2 होगी, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर जो है वो 2 है और उन 2 में से ही आप एक को चूज कर सकते हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है जी, म्यूट कर। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट समझें। इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स, वन ऑफ द पर्स वाली प्रोबेबिलिटी हमने है निकाल दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सिल्वर कॉइन, कि वो सिल्वर का कॉइन हो? रोल नंबर 12 आप बताएं जी कैसे निकले?
सर इसमें हम लोग जो सिल्वर कॉइन की पहले फर्स्ट 1 से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ठीक है, और फिर फर्स्ट 2 से भी निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पहले पर्स 1 को रेफरेंस रखते हुए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर आप पर्स 2 को रेफरेंस रखते हुए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकाली हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज बेसिकली द इवेंट दैट द सिलेक्टेड कॉइन इज सिल्वर। तो सिल्वर कॉइन है दोनों पर्सों में, पर्स 1 में भी है और पर्स 2 में भी है। आप अगर पर्स 1 को चूज करते हैं तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी बनती है 1/2, और अगर आप पर्स 2 को चूज करते हैं, इनिशियली आप जब उठाते हैं 2 पर्स पड़े हैं, दोनों में से आप किसी एक को पिक कर सकते हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 आ गई, इक्वल प्रोबेबिलिटीज आ गई दोनों की कि आप पहले वाला पर्स चूज कर सकते हैं या फिर दूसरे वाला चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने निकालना है कि जो हमने पर्स चूज किया है उसके अंदर से सिल्वर कॉइन निकले, कॉपर ना निकले, सिल्वर निकले। तो आपने पहले, अगर आपके पास पहली प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, आपने पर्स 1 चूज किया तो तब आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1 आपके पास आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन सच दैट द पर्स सिलेक्टेड इज पर्स 1। समझ रहे, यानी आपने जब पर्स 1 चूज कर लिया तो एक इवेंट आपका हैपन हो चुका है, अब आपने उसमें से सिल्वर कॉइन निकालना, तो आपने डिवाइड करना होता है, ये जो लिखा हुआ है। बाकी फार्मूला है सिंपल, वो आप निकाल लेंगे। फार्मूला के थ्रू आपके पास सिल्वर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो डिवाइड बाय पर्स, आपके पास 1 है चूज हुआ तो इसके फार्मूला के थ्रू आप ये 2/6 निकाल दें। अब अगर आप पर्स 2 को चूज करते हैं तो पर्स 2 हो गया चूज। दोबारा बताएं, आवाज ब्रेक हो, आवाज सर ब्रेक आपने अभी कोई बार रिपीट करिए, फिर से रिपीट कर दें। जी। पहले ही आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने पर्स चूज किया वो पर्स 1 हो। ठीक है जी, मैं 2 पर्स टेबल पे पड़े हैं, एक पर्स मैं उठा लेता हूँ। पहले मैं ये कहता हूँ जो मैंने पर्स उठाया वो पर्स नंबर 1 है। अब क्या ये हो सकता है कि पर्स 2 वाली चीजें काउंट हो जाएं या नहीं होगा? क्या ये हो सकता है कि मैंने पर्स 1 उठाया है तो मैं पर्स 2 की चीजों को काउंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता सर पर्स 1 उठाया तो उसकी चीज़ें ही काउंट होंगी सर, दूसरी उसी की कैसे चीजें count काउंट होंगी। ठीक है, पर्स 1 अगर हमने चूज किया है तो जो उसके अंदर है वही काउंट होगा। समझ रहे, पर्स 2 तो नीचे रह गया। ठीक है, अब मेरे पास है पर्स 1, ये मैंने कर लिया फिक्स, तो ये इसलिए कंडीशनल आएगी क्योंकि मेरे हाथ में अब पर्स 1 ही है, पर्स 2 नहीं है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए आएगी और ये मल्टीप्लाई होगी पर्स 1 की प्रोबेबिलिटी के साथ। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं पर्स को उठाने की। अगर आप पर्स 2 उठा लेते हैं तो आपकी ये वाली प्रोबेबिलिटी बनेगी, पर्स 2 की प्रोबेबिलिटी। और पर्स 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, सिल्वर कॉइन भी हैं और कॉपर के कॉइन भी हैं। तो सिल्वर के कॉइन उसमें से पर्स 2, अगर आप, मैंने जो 2 पर्स पड़े थे उनमें से जब मैंने एक पर्स उठाया तो पर्स 2 अगर मेरे हाथ में आता है तो तब आपके पास क्या होगा, सिल्वर कॉइन की प्रोबेबिलिटी आप पर्स 2 के रेफरेंस से निकालें तो वो आपके पास सिल्वर कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। फिर आप पर्स 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, फिर आप इनका इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये 4/7 आपके पास आंसर आ सकता है। इस तरह से 2/6 इसमें आंसर आ सकता है। अब आपको समझ लगी है, दोबारा पूछना चाह रहे हैं तो दोबारा पूछना। ठीक है जी, रोल नंबर 12 भी बताएंगे जी। ये सेकंड वाला जो है कॉपर वाला, इसमें क्या होगा, इसका फार्मूला बताना। सर उसका भी सेम ऐसे ही होगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1, फिर हम लोग कॉपर कॉइन की निकालेंगे रिस्पेक्ट टू 6 पर्स 1 के रिस्पेक्ट से, फिर पर्स 2 की प्रोबेबिलिटी लेके उसकी कॉपर कॉइन की निकालेंगे सेकंड पर्स के रिस्पेक्ट से। एग्जैक्टली, फार्मूला ऑलमोस्ट यही रहेगा, सिर्फ आपका सिल्वर कॉइन की बजाय आपके पास क्या आ जाएगा, कॉपर का कॉइन आ जाएगा। और पर्स 1 आपका फिक्स अगर कर रहे हैं तो पर्स 1 की प्रोबेबिलिटी जब आप फिक्स कर दी तो आपका डिवाइडेड बाय पर्स 1 होगा। ठीक है जी, और अगर आप पर्स 2 को फिक्स कर रहे हैं तो कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्स 2 निकालेंगे। अब अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है पूरे छठे चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ लें, मैं वो बता देता हूँ। पूरी क्लास में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड तो आप पूछ लें, लेकिन क्विज में अगर मार्क्स कम आएंगे तो वो
आपके लिए अच्छा नहीं हो। एक्सरसाइज में एक दो जी बताएं, दोबारा बताएं दोबारा।